Welcome everyone on our Civil Tech by ND YouTube channel. Here we will discuss West 100 plus previous year objective question series of concrete technology. It is part 2. We have already discussed part 1 of concrete technology. It is very helpful for all civil competitive exams. It is presented by myself, Dev sir. So let us begin. Question number 1. The effect of adding calcium chloride in concrete is, अगर आप कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड जो कि एसिडरेटर है, अगर आप इसे जो है कंक्रीट में यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है, बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं 1 से 4 तक और देन ऑप्शंस है। तो देखते हैं। पहला है पॉइंट टू इंक्रीज श्रिंकेज। जब भी हम कोई भी एडमिक्सचर्स जो बेसिकली आपका एसिडरेटर है, अगर आप इसे यूज कर रहे हैं कंक्रीट में, तो कंक्रीट में क्या होगा, श्रिंकेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इट मींस दैट वहां पर श्रिंकेज इंक्रीज होंगे। सो पहला पॉइंट आपका कैसा है, यहाँ पर ये मान्य है। पहला पॉइंट आपका कैसा होगा, वैलिड है, तो पॉइंट 1 को वैलिड मानते हैं। ऑप्शन डी है टू डिक्रीज श्रिंकेज, तो डिक्रीज नहीं होता, श्रिंकेज इंक्रीज ही करता है। ऑप्शन 3 है टू इंक्रीज सेटिंग टाइम, तो सेटिंग टाइम इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज जब भी आप एसिलेटर यूज करते हैं तो क्या करता है, ये सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन 4 में दे रखा है टू डिक्रीज सेटिंग टाइम। सो ऑप्शन 4 भी आपका वैलिड है। जहां पर ऑप्शन 1 और 4 दे रखा होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं। ऑप्शन बी में है आपका बेसिकली देख रहे हैं ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन पार्ट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4 ऑप्शन बी में दे रखे हैं। तो it means that statement 1 and statement 4 are correct for question number 1. So option B is the correct answer of question number 1. Next, question number 2. Bulking of sand is maximum if moisture content is about. किस केस में मैक्सिमम वर्किंग होगी सैंड में, मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सैंड, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सैंड, कितना परसेंट वाटर आपका सैंड में प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम जो है एक्सपेंशन हो जो है सैंड में, मैक्सिमम उसकी बल्किंग हो, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम एक्सपेंड करे। अगर इस परसेंट से ज्यादा आप अगर वाटर ऐड करेंगे किसी भी सैंडी नेचर की जो है किसी भी तरह की सैंडी सॉइल में या फिर कहीं सैंडी सैंड में, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो सैंड है वो क्या करेगा, ज्यादा फ्लो होने लगेगा, बेसिकली फ्लो करने लगेगा वाटर के साथ। तो मैक्सिमम जो हम बल्किंग देखते हैं वो 4% के साथ देखते हैं। तो 4% पर आपका जो वर्किंग ऑफ सैंड होगा वो मैक्सिमम होगा अगर मॉइस्चर कंटेंट उसका 4% आप ऐड करते हैं। तो मैक्सिमम वर्किंग ऑफ सैंड इज ऑब्टेन एट 4% मॉइस्चर ऐड इन द सैंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइनल ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट। अगर आप सीमेंट को फाइनल ग्रेडिंग करते हैं, इट मीन दैट, और उससे फाइन यूज करते हैं सीमेंट को, तो देन क्या इसमें से जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए है अफेक्ट्स ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। डेफिनेटली जब भी सीमेंट को फाइनल ग्रेडिंग में यूज किया जाएगा, अगर उसको और ज्यादा ग्रेड कर रहे हैं फाइनल में, तो बेसिकली क्या होगा, जो आपका अर्ली डेवलपमेंट हो जाएगा, बेसिकली उसमें जो अर्ली डेवलपमेंट है स्ट्रेंथ का वो कैसा होगा, अफेक्ट होगा, अफेक्ट ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ strength. So option A is the correct answer of question number 3rd. यहाँ पर ऑप्शन बी था affects only the ultimate strength. So आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ अफेक्ट नहीं होगा, ना ही आपका ऑप्शन ए है, ना ही यहाँ ऑप्शन बेसिकली बी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी नहीं लगा सकते कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही आप करेक्ट मानेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द पॉइजन रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि पॉइजन रेशियो जनरली क्या होता है। पॉइजन रेशियो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। तो कंक्रीट के केस में क्या होता है पॉइजन रेशियो का जो है, तो पॉइजन रेशियो ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज द रिचर मिक्सचर इन द कंक्रीट, राइट। सो ऑप्शन बी, हियर ऑप्शन बी इंक्रीज विद इंक्रीज रिचर मिक्सचर, सो देन यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1% ऑफ voids in concrete mix would reduce its strength by about। बेसिकली अगर 1% voids आपका कंक्रीट में है या फिर कहीं 1% जो है voids आपके कंक्रीट में मिक्स हो रहे हैं, तो कितना परसेंट आपकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगे। तो देखिए जनरली यहाँ कई सारे क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं।
जब भी 1% की बात होगी तो वहां पर जो स्ट्रेंथ रिडक्शन होगा कंक्रीट में वो 5% होगा, ऑलवेज रिमेंबर। अगर 5% वॉइड्स एक्सेस हो जाएंगे या फिर कहीं 5% वॉइड्स आपके जो है कंक्रीट में अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पर जो है आपको बेसिकली 15% जो है स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। 50% आपकी जो है 15% आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर 15% वॉइड्स आपकी कंक्रीट में देखने को मिल रहा है, 15% वॉइड्स इफ 15% वॉइड्स प्रेजेंट इन द कंक्रीट, then the strength of the concrete reduced up to 50%, then आपकी स्ट्रेंथ जो होगी 50%, 50% तक स्ट्रेंथ आपकी कंक्रीट की क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। So here according to question number 5, here option A is the correct answer of question number 5, right? 5% strength reduce होगी when 1% voids in a concrete mix. So option A is the correct answer of question number 5. Next question number 6. The fineness modulus of fine aggregate is in the range of. जनरली फाइनेस मॉडुलस पूछा गया है। फाइनेस मॉडुलस बेसिकली होता क्या है किसी भी एग्रीगेट के लिए? फाइनेस मॉडुलस इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई या टू डिटरमाइन द एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ द एग्रीगेट। जब भी एग्रीगेट का आप एवरेज पार्टिकल साइज जानना चाहते हैं तो फाइनेस मॉडुलस बेसिकली डिटरमाइन करते हैं। फाइनेस मॉडुलस आप क्या करते हैं, ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद ये कैलकुलेशन करेंगे। तो जनरली यहाँ पर फाइनेस मॉडुलस की अगर बात करेंगे फाइन एग्रीगेट के लिए, वो भी किसके लिए आप फाइनेस मॉडुलस पूछ रहे हैं? फाइनेस मॉडुलस पूछ रहा है क्वेश्चन आपका फाइन एग्रीगेट के लिए। तो इस केस में जो रेंज होती है बेसिकली मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर 2.2 से लेकर के या 2 से लेकर के 2.7 तक आपका फाइन होता है। ये फाइन के लिए होता है, फाइन एग्रीगेट के लिए 2.7 से लेकर के 2.9 तक जो होता है, यहां तक जो होता है वो आपका किसके लिए होता है? मीडियम के लिए होता है। ये फाइन के लिए, ये मीडियम के लिए है, मीडियम फाइन एग्रीगेट बेसिकली। और 2.9 से लेकर के 3 तक जो वैल्यू आती है आपकी, ये आपका किसके लिए होता है? बेसिकली कोस एग्रीगेट के लिए होता है, ये कोस के लिए। तो यहां पर उसने फाइन के लिए पूछा था बेसिकली, और इनमें से कोई भी रेंज वैलिड नहीं थी तो हम मानते मिनिमम है, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी नहीं यहाँ पर, तो हम ऑप्शन ए को ही करेक्ट मानेंगे। यहाँ पर 2 से लेके 3.5 के बीच में वैल्यू है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर। बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप जानते हैं क्या होती है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अगर आपका लिमिट स्टेट से है तो वर्किंग स्ट्रेस से है तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, राइट? सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली ऑप्शन ए है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर सेम। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील और कंक्रीट के लिए क्या सेम होती है? ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? स्टील इज लोअर देन दैट फॉर कंक्रीट। डेफिनेटली ऑप्शन बी ही करेक्ट है, बिकॉज स्टील का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 1.15 होता है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इसकी वैल्यू 1.50 होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में कह रहा है, ये ऑप्शन बी में कह रहा है कि स्टील इज लोअर देन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील इज लोअर देन दैट फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के केस में अगर कंक्रीट का स्टील का दोनों का ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखें तो स्टील का कैसा होता है? लोअर होता है देन फॉर कंक्रीट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं, फिर देन आपको इसमें से इसका करेक्ट आंसर देखना है। ऑप्शन देखिए नीचे दे रखे हैं आपको ए बी सी डी, तो इनमें से आपको ये पता करना है कि कौन से जो है स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस के बेसिस पर ही हम लोग क्या देखते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का देखते हैं। तो ये ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 1 आपका क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था स्टील के केस में भी अभी आपको पता ही है कि स्टील के केस में जब भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे तो उसका वहां पर रेशियो यील्ड स्ट्रेस पर वर्किंग स्ट्रेस होता है। सो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील पर जो स्टील के लिए जो कंसिडर की जाती है वो बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका मान्य है, वैलिड है। ऑप्शन बी देखते हैं, और स्टेटमेंट जो 2 है उसमें क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये नहीं होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पे तो होता नहीं, मैं पहले बताया था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का जो कंसीडर किया जाता है वो बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस कंसीडर किया जाता है। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट के लिए जो कंसीडर किया जाएगा वो बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस कंसीडर किया जाता है।
तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट था, ऑप्शन बी सेकंड नहीं है। ऑप्शन थर्ड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस, नहीं होगा क्योंकि स्टील के केस में ही सब यील्ड स्ट्रेस कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन फोर्थ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ देखिए ये आपको मैंने अभी भी बताया था, वो मिल गया है कि बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट के लिए कंसीडर किया जाता है वो किसी भी बेसिस पर कंसीडर किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आर करेक्ट। सो हियर ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन यहाँ 1 भी है, ऑप्शन 4 भी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ reinforced concrete section the shape of shear stress diagram is। अगर आप shear stress diagram देखना चाहें किसी भी आरसीसी सेक्शन का तो बेसिकली उसका शेप कैसा होता है, तो ऑप्शन ए है क्या होली पैराबोलिक होगा, क्या वो पूरी तरह से पैराबोलिक बनेगा, या ऑप्शन बी है आपका होली रेक्टेंगुलर होगा, या पूरी तरह से उसका जो शेप है हम उसको ड्रॉ करते हैं बेसिकली स्ट्रेस डायग्राम को, आरसीसी स्ट्रेस डायग्राम को, क्या वो पूरी तरह से आपका रेक्टेंगुलर होगा, या ऑप्शन सी है पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिकॉज जहां भी न्यूट्रल एक्सिस होती है, देखिए यहाँ एक न्यूट्रल एक्सिस है, मान लीजिए इस तरह से कोई फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से कोई आपका रिइंफोर्समेंट सेक्शन है, यहाँ आप रिइंफोर्समेंट दिखा रहे हैं इस तरह से, यहाँ कोई न्यूट्रल एक्सिस होगी, तो इसके जब भी इसका जो स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करते हैं तो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस की बात होगी। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कैसा होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है, और अबव द न्यूट्रल एक्सिस कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, राइट। अबव द न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, पैराबोलिक होगा। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल टेंशन इन अ बीम। अगर किसी बीम में डायगोनल टेंशन है तो उसका बेसिकली क्या स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन ए है इट इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, नेवर। देखिए डायगोनल टेंशन को समझिए जरा, डायगोनल टेंशन जब भी हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस से ही एनालिसिस करेंगे बीम की, तो बीम पर जब भी हम डायगोनल टेंशन को देख रहे हैं तो ये हमेशा इंक्रीज करेगी बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज होती है अबव द न्यूट्रल एक्सिस, राइट। तो ऑप्शन भी देखते हैं डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी दे रखा था इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले बताया था कि ये क्या करता है, डिक्रीज करेगा बेसिकली तो न्यूट्रल एक्सिस के। एक मिनट इसमें ध्यान देते हैं जरा, देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी देखते हैं, इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन डी है रिमेन्स सेम, तो सेम भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका ऐसा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, इंक्रीज below the neutral axis and decrease above the neutral axis. So option C is the correct answer for question number 10, right? यहाँ पर C ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन C है, B नहीं है, तो ऑप्शन C is the correct answer क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if a beam fail in bonds, अगर कोई बीम आपकी बॉन्ड में फेल हो रही है, then its bond strength can be increased most economically by। हम जानते हैं कि बेसिकली जो हमारी बीम है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए, तो इस केस में अगर इकोनॉमिकली कोई मेथड है बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज करिए, है ना, तो इकोनॉमिकली जो मेथड लिया जाता है वो कौन सा मेथड है, तो ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम। क्या बीम की डेप्थ को इंक्रीज करते हैं, डेप्थ को इंक्रीज करेंगे तो इकोनॉमिकली नहीं होगा, बिकॉज वहां पर मोर मटेरियल की नीड होगी, मोर सेफ्टी की नीड होगी, वहां पर ज्यादा आपका एस्टिमेट बढ़ेगा। ऑप्शन आपका बी है यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज हम नंबर ऑफ बार्स यूज कर सकते हैं, जो आपका लार्जर डायमीटर का जो बार है उसको हम नंबर ऑफ बार्स में डिवाइड कर दें, क्या करें थिनर्स बार ले आए आप, तो बेसिकली ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पर क्या होगा, ये कॉस्ट के बेसिस पर देखा जाए तो कॉस्ट में इनके कम होती है, जितना भी थिनर डायमीटर का आप बार लेंगे उतना ही कॉस्ट लेस होता है, वो कॉस्ट उसकी एज कम्पेयर टू द हायर डायमीटर या फिर बोले थिकर डायमीटर बार के कंपैरिजन में थिनर डायमीटर जो होते हैं वो बार के, जो बार का थिनर डायमीटर होता है उसका जो है बेसिकली कॉस्ट कम होता है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट है, यूजिंग थिनर नंबर ऑफ बार्स या फिर थिनर बार्स बट मोर इन नंबर, ज्यादा से ज्यादा नंबर में लेंगे और जो आपका थिनर बार्स है उनको हम क्या करेंगे ज्यादा नंबर्स में लेकर के रिप्लेस कर देंगे लार्जर डायमीटर ऑफ द बार से, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, if the depth of actual neutral axis in a beam is more than the depth of critical neutral axis then the beam is called। देखिए यहाँ तीन कंडीशन समझा देते हैं आपको। बेसिकली डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए मैंने एक्स ए से नोट किया है, क्रिटिकल डेप्थ जो होती है आपकी
क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ मान लीजिए क्रिटिकल डेप्थ है आपकी बेसिकली एक्स सी सी नोट की, न्यूट्रल डेप्थ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए एंड डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एक्सिस जो आपका एक्स सी सी नोट किया। अगर ये दोनों इक्वल हो गई, एक ही पॉइंट पर है, तो हम यहाँ बोलेंगे बेसिकली ये आपका कैसा वैलेंस सेक्शन है। कैसा है? वैलेंस सेक्शन, वैलेंस्ड सेक्शन होगा, राइट। ये कैसा होगा? वैलेंस्ड सेक्शन हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अगर आपका एक्स इज ग्रेटर देन एक्स सी है तो ये आपका ओवर इनपोस्टमेंट होगा। कैसा होगा? ओवर इनपोस्टमेंट सेक्शन, राइट। अगर आपका एक्स सी ग्रेटर देन है, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एक्सिस इज ग्रेटर देन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अगर इससे अगर अबव है ये, इस केस में आपका क्या होगा? ओवर इनपोस्ट होगा। कैसा होगा? ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, राइट। तो यहाँ पर तीन कंडीशन है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए इन अ बीम इज मोर देन दैट ऑफ डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मैंने बताया था आपको एक्स इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो बेसिकली एक्स यहाँ पर ग्रेटर इज इक्वल टू एक्स सी बता रहा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन एक्स सी। इसके में सेक्शन आपका कैसा होता है? ओवर इनपोस्ट सेक्शन हो रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दे रखा है ओवर इनपोस्ट बीम या ओवर इनपोस्टमेंट सेक्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456 और 1978 शुड बी टेकन। यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस आपको पूछा गया है, बेसिकली किसका? स्टील का पूछा गया है, और किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है? IS 456 1978 जो भी हमारा परमिसिबल कोड है उसके अकॉर्डिंग हम जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का कितना लेते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो वैल्यू होती है वो 200 किलोमीटर पर mm स्क्वायर होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टील की बात हो रही है और स्टील IS 456 और 1978 के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। इट मींस दैट स्टील यूज्ड इन कंक्रीट। सो यूज्ड स्टील, उस कौन से स्टील आप यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए? जनरली आप माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। तो आपका IS 456 1978 के अकॉर्डिंग जो माइल्ड स्टील यूज किया जाता है उसके लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो 200 किलोमीटर पर mm स्क्वायर होती है। सो ऑप्शन सी 200 किलोमीटर पर mm स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एज पर। अगर देखा जाए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रीइंफोर्समेंट में यूज किया जाता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के केस में मिनिमम ग्रेड अगर कंक्रीट का लें तो वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू IS 456 और 1978। तो देखिए एज पर IS दिस 456 1978 इसके अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका M15 होता है। कितना होता है? M15 M15। अगर यहीं पर हम कह देते हैं एज पर IS 456 और 2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो इसके लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है फिर M20 होता है। अगर यहाँ पर वो IS 456 और 2000 से पूछ लेता तो ठीक, जिससे पूछ लेता IS 456 2000, तो इसके लिए क्या होता है? फिर M20 होता है, right? Got it? So here option A M15 is the correct answer of question number 14। आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में। हम हमेशा एक क्वेश्चन में कई सारी नॉलेज साथ ही साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं और आई होप आप इसे गेट अप करते होंगे, चीजों को समझते होंगे साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हैवी इम्पोज सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट expressed as compacting। Basically here used compaction factor method to determine the workability of the concrete। There no need of the vibration। जहां भी आपको वाइब्रेशन की नीड नहीं है या जिस तरह की कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं वहां वाइब्रेशन की नीड नहीं है, तो वहां पर क्या है वर्केबिलिटी आपकी कैसी है? बहुत ही लो है। तो ऐसे केस में हम लो वर्केबिलिटी के केस में, वेरी लो नहीं कहेंगे, लो वर्केबिलिटी के केस में हम कॉम्पैक्शन फैक्टर बेसिकली टेस्ट यूज करते हैं वर्केबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। तो इस केस में कौन सी वैल्यू आपकी कहें हम वेरी लो के लिए बेसिकली यूज होने वाली यहाँ पर वैल्यू कौन सी? क्योंकि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट लो वर्केबिलिटी के लिए इसमें भी कई सारी कैटेगरी होती है, यहाँ अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे वेरी लो के लिए होगा तो वैल्यू 0.75 से लेके 0.80 होगा, लो के लिए होता है 0.80 से लेके 0.85 होता है, मीडियम वर्केबिलिटी के लिए अगर होगा तो 0.85 से लेके 0.92 होगा, और हायर या वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए होगा तो मोर देन 0.92 होगा।
तो ये कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है वैल्यू होती है, इनके लिए रेंज होती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वेरी लो के लिए, तो ऑप्शन ए है 0.75 to 0.80। इट मीन दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी फॉर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम quantity of water needed per 50 kilogram of cement for M15 grade of concrete is। अगर आप M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं तो 50 केजी बैग के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर की नीड क्या है। देखो यहाँ पर मैं कुछ आपको यूजफुल पॉइंट और बता देता हूँ बेसिकली, जिनसे आपको क्लियर होता रहेगा। देखिए, आप M15 की अगर बात करेंगे, अगर मान लीजिए आप किसकी बात कर रहे हैं, M15 की बात कर रहे हैं, तो M15 के लिए बेसिकली यहाँ M15 के लिए बात कर रहे हैं, तो M15 के लिए जो बेसिकली लिया जाता है वाटर जो लीटर्स में आता है, वो बेसिकली आप 32 लीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी ये मान लीजिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 30 लीटर है। M20 के लिए बेसिकली जो वाटर लिया जाता है आज पर IS 456-2000, वो आपका 30 लीटर लिया जाता है। और M25 के लिए जो लिया जाता है वो 28 लीटर लिया जाता है। और अगर यहीं पर हम M10 कह देते हैं, M10 ग्रेड के लिए बताइए जरा, तो M10 ग्रेड के लिए आप जो बेसिकली वाटर लेते हैं वो 34 लीटर लेते हैं। अगर यहीं पर आपको पूछ लेते M7.5 के लिए या 7 के लिए बताइए, 7.5 ग्रेड के लिए बताइए बेसिकली, तो यहाँ पर जो बेसिकली यूज होता है वो आपका 40 लीटर होता है। या बिल्कुल पुअर या लीन कंक्रीट ग्रेड के लिए वो तो 40 लीटर होता है। M3 ग्रेड मान लीजिए बिल्कुल लोअर पुअर ग्रेड है, तो इसके लिए अगर पूछता है, M5 के लिए मान लीजिए M5 के लिए पूछ रहा है इस तरह से, तो M5 के लिए आपका 60 लीटर वाटर की नीड होती है फॉर 50 kg बैग ऑफ सीमेंट, राइट। सो ये सारा डिटेल है बेसिकली अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। आपको बेसिकली वाटर का लीटर में दे रखा है एज पर 50 kg बैग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको देखना था कि M15 ग्रेड के लिए पूछ रहा था, तो यहाँ पर 32 लीटर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। एक पॉइंट और यहाँ याद रखना कि जिस तरह से आपका ग्रेड का रेंज बढ़ता चला जाएगा, मैं कहूँ हायर ग्रेड का अगर कंक्रीट है तो देयर मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड, वहां पर क्या होगा, वाटर कम रिक्वायर्ड होगा। आप खुद देख रहे हैं इस तरह से मैंने लिखी हुई है वैल्यू। जिस तरह से ग्रेड आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं 15, 20, 25, तो वहां पर वाटर का जो है रेशियो कैसा हो जाता है, कम जा रहा है, वाटर उसमें कम ऐड करने की नीड रहेगी। तो यहाँ पर आप जो है M25 के लिए 28 लीटर देख रहे हैं। जिस तरह से ग्रेड कंक्रीट हायर होता है वहां पर वाटर की नीड भी कम होती है एज कंपेयर टू पुअर ग्रेड ऑफ concrete या लोअर ग्रेड ऑफ concrete. So here option C is the correct answer, question number 16. Got it? Question number 17. In case of hand mixing of concrete, the extra cement to be added is. अगर आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती है। मिक्सिंग आपकी कितनी तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है मशीन मिक्सिंग और एक होती है हैंड मिक्सिंग, राइट। तो हैंड मिक्सिंग के केस में कुछ हमें टॉलरेंस लेनी पड़ती है कि भाई इतना % सीमेंट हमारा बेस्ट होगा, इतनी प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं देगा, तो उसके लिए हम 10% सीमेंट एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, 10% एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ कंक्रीट व्हेन यू हैव टू मेक अ कंक्रीट इन हैंड मिक्सिंग या इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग। जब भी हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं, हैंड मिक्सिंग के केस में आप 10% सीमेंट बेसिकली एक्स्ट्रा यूज करेंगे, राइट। So option B is the correct answer, question number 17. Question number 18. For wall, columns and vertical faces of all structural elements या element members, the formwork is generally removed after. यहाँ पर सिर्फ किसके लिए कह रहा है, कहीं कोई बॉल है या वर्टिकल फेसेस है या फिर कोई आपका कॉलम है या फिर और कोई स्ट्रक्चरल फेसेस है, तो जनरली आपका जो फॉर्म वर्क है वो कब रिमूव किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जनरली अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जनरली कितने में रिमूव किया जाएगा, कोई वॉल फेस है या कॉलम है, वर्टिकल है फेस है या कोई और स्ट्रक्चरल मेंबर है, तो उसके लिए जनरली जो आपका फॉर्म वर्क रिमूव किया जाता है वो 24 to 48 आवर्स में आप लोग क्या करते हैं, उसको बेसिकली रिड्यूस कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्पेशल केस होता है, मान लीजिए बीम होती, बीम के केस में कहता है कि 4.6 जो है मीटर से अबव है और 6 मीटर तक की रेंज में है,
तो बेसिकली इसके लिए हम जो है 7 डेज लेते हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए 6 मीटर से कह देता है कि 6 मीटर से मोर है तो यहाँ पर 14 डेज या फिर आप जो है 28 डेज इनकी कंसिडर केस जो है क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली जब भी आपकी बॉल सरफेस की बात करें या फिर जो है कॉलम की बात करें तो इसके केस में 24 टू 48 आवर्स आपका जो है करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। Question number 19. The individual variation between test strength of sample should not be less than. जब भी आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ का जो है कैलकुलेशन करेंगे, स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करेंगे, तो ऐसे केस में इंडिविजुअल जो वेरिएशन क्या होता है उसके स्ट्रेंथ में। तो बेसिकली इंडिविजुअल वेरिएशन का स्ट्रेंथ वेरिएशन अगर देखेंगे टेस्ट में तो वहाँ पर कितना होता है 15% होता है, प्लस माइनस 15% स्ट्रेंथ आपकी वेरी कर सकती है। मान लीजिए आपने मैं कहूँ मान लीजिए आप 20 का आपने ग्रेड कोई बनाया कंक्रीट में, इंडिविजुअल एक ही क्यूब बनाया आपने, उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो इसकी अगर स्ट्रेंथ आप देखेंगे M20 ग्रेड की, तो उसके लिए अगर स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो वहां पर उसका मान लीजिए 15% प्लस माइनस हो सकता है, 15% उससे स्ट्रेंथ डिक्रीज कम आ रही है, या रिजल्ट 15% कम आ रहे हैं या फिर ज्यादा आ रहे हैं, तो उसका हम क्या मानते हैं, उसे इंडिविजुअली करेक्ट मानते हैं, कितनी स्ट्रेंथ वेरी कर रही होगी, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए अगर वो कहता एवरेजली तो एवरेजली होता तो हम एवरेज मान लीजिए वो अभी इंडिविजुअली कह रहा है, अगर बोलता है कि एवरेजली बता दीजिए, मान लो 3 क्यू है, 3 क्यू का एवरेज लेकर के वहां इस तरह से देखने की बात होती है, तो रिजल्ट शुड नॉट फॉल एक्सपेक्टेड टू 5%, सो यहाँ प्लस माइनस 5 हो सकता है। तब हाँ हम यहाँ पर ए ऑप्शन सही लगा देते हैं, लेकिन इंडिविजुअल वेरिएशन पूछा है तो 15% ही होता है, 15% ऑफ एवरेज वैल्यू, सो प्लस माइनस 15% ऑफ एवरेज वैल्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर, द मैक्सिमम स्पान टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स इज। बेसिकली यहाँ पर कैंटिलीवर बीम की बात हो रही है, तो स्पान डेप्थ रेशियो आपको पता होगा, स्पान डेप्थ रेशियो क्या होता है, स्पान अपॉन डेप्थ फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए क्या होता है, 7 होता है। अगर मान लीजिए कोई सिंपल सपोर्टेड बीम आ जाती तो उसके लिए 20 होता है, कंटिन्यूअस बीम आ जाती तो 26 होता है, लेकिन कैंटिलीवर के लिए स्पान डेप्थ रेशियो इक्वल टू 7 होता है। अब आपको इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू देखिए 0.5, तो मैं क्या करूं, स्पान को मुझे कैलकुलेट करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द मैक्सिमम स्पान टू सेटिस्फाई, तो मैक्सिमम स्पान निकालना है, तो स्पान को अगर कैलकुलेट करेंगे तो स्पान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली डेप्थ मल्टीप्लाई बाई 7, और डेप्थ का वैल्यू क्या है, डेप्थ का वैल्यू दे रखा है, डेप्थ का वैल्यू क्या है आपका 0.5 और मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहां पर जो निकल के आएगा 3.5 आएगा। तो जब भी 0.5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 आएगा। तो हियर ऑप्शन ए में ही आपका है 3.5 मीटर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, राइट। नेक्स्ट, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी से फिर यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो उतना आप जो है शेयर करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको अपडेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और हर सब्जेक्ट्स के आपको हमारे इस चैनल पर वीडियोस मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का डिटेल डिस्कशन मिलेगा। हम हर एक सब्जेक्ट पर MCQs बना रहे हैं बेसिकली, और वो MCQs बना रहे हैं जो किसी भी यूट्यूब या कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको। जनरली बुकों में देखते हैं आप, बहुत सारा मेहनत करने के बाद चीज़ों को निकाल पाते हैं, तो यहाँ पर आपको वो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपको हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। और हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका जो है सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है। आप जो हमारे साथ जुड़े हैं तो हम और इस तरह से मेहनत करते रहें, इस तरह से जो है आप हमारे चैनल को बढ़ाएं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।